इतना अच्छा रैंक का एक्सपेक्टेशन था कि AIR 12 आ जाएगा। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ना? जी, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब जिस दिन पेपर दे के आए थे उस दिन तो था मूड ऑफ था, क्योंकि जैसे मार्क्स आते थे वैसा तो नहीं गया, क्योंकि पेपर का लेवल भी टफ था। आसिफ, बायो में कैसे इंटरेस्ट आया? एक ऐसा चैप्टर बताओ कि जो सबसे ज़्यादा प्यार कर। अच्छा, जब रिजल्ट देख रहे थे तो नंबर देख रहे थे या रैंक देख रहे थे? रैंक देखा था। सबसे बड़ी जीत कंसेप्ट समझना या फ़ोन से दूर रहना? फ़ोन से दूर रहना ज़्यादा बड़ी बात। बायो में ही होते थे सिली मिस्टेक्स, और मेरे तो नीट में भी सिली मिस्टेक हो गई बायो में। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन? उसने जैसे ही कहा कि मामा मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है, हाँ। तो परेशान तो अंदर से बहुत थी, लेकिन 12th और नीट के पेपर को दोनों को कैसे आपने बैलेंस किया? मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए थे, तो उन्हें देख के मैं भी इमोशनल हो गई। लेकिन सपना पूरा हो गया। जी, लेकिन हम लोग अपने सपने भी बच्चों के थ्रू देखते हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं मेरा भी सपना पूरा हुआ। तारीफ तो आसी की होती है, लेकिन प्राउड मैं फील करती हूँ। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मेरी तारीफ हो रही है। कोटा जाने का कब डिसीजन हुआ और कैसे हुआ? हम लोग को ये लगा कि कोटा तो सबसे बढ़िया जगह होगा प्रिपरेशन करने के लिए, तो फिर हम लोग वहीं शिफ्ट हो गए। एलन का जो स्टडी मटेरियल था कितना सफिशिएंट है? मैंने तो मतलब एलन के स्टडी मटेरियल के अलावा और कुछ किया नहीं था। अभी के टाइम में आसी देखता हूँ मैं बच्चे को कि सोशल मीडिया से बहुत जुड़ा रहता है। मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं था, मैं मम्मा का ही यूज़ करती थी। आपका स्वागत है सुकेश एकेडमी के इडूकास्ट पे। थैंक यू। कैसा लग रहा? अभी सब जगह से विशेष आ रहा होगा, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब जिस दिन पेपर दे के आए थे उस दिन तो था मूड ऑफ था, क्योंकि जैसे मार्क्स आते थे वैसा तो नहीं गया, क्योंकि पेपर का लेवल भी टफ था। थोड़ा टफ हो गया था। हाँ, तो उसके बाद नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था, जब आप रिजल्ट देख रहे थे पहली बार, तो क्या रिजल्ट देख के आंख में आंसू आ गया या रिजल्ट का स्क्रीनशॉट ले रहे थे? नहीं, मैंने तो स्क्रीनशॉट लेके फिर भेजा बाकी लोगों को। आंसू अच्छा। तो नहीं आया, लेकिन मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए थे, तो उन्हें देख के मैं भी इमोशनल हो गई। अच्छा, साथ में कौन थे, मम्मी या पापा? मम्मा पापा दोनों थे। अच्छा, मम्मा पापा दोनों थे। हाँ। तो सबसे ज़्यादा कौन खुश हो रहे थे उस टाइम? दोनों लोग खुश थे। अच्छा, सबसे पहले रिजल्ट किनको शेयर किया था, मम्मा पापा के बाद? उसके बाद मैंने नहीं शेयर किया था। मम्मा का मोबाइल था, तो मम्मा ने फिर अपने बाकी रिलेटिव्स को भेजा, पापा ने फिर अपने ग्रुप वगैरह में डाला। अच्छा, क्या रिएक्शन था रिलेटिव्स का? सब बहुत ही खुश थे। उसके बाद तो मतलब सबके कॉल आने लगे, मैसेजेस आने लगे। अच्छा, सब लोग बहुत खुश थे। ऐसा कोई आसी जैसे आप तैयारी कर रहे होंगे तो उस दौरान कुछ बोलते होंगे, रिलेटिव्स होते हैं ना कि क्या करेंगे, क्या होगा, जी, ऐसा कुछ सुनने के लिए मिला था? सुनने के लिए तो मिलता ही था, लेकिन उन जैसे पहले भी स्कूल वगैरह में जो परफॉर्मेंस रहता था तो वो भी अच्छा था, तो उन लोगों को लगता था कि हाँ कुछ अच्छा करेगी, तो मतलब एक्सपेक्टेशंस तो थे पहले से ही था जी। कि अच्छा करेगी आसी। जी। तो इतना अच्छा रैंक का एक्सपेक्टेशन था कि AIR 12 आ जाएगा? नहीं, मैं तो जब कोटा गई थी तब तो मतलब सबका तो ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली होता है, Sure. लेकिन मतलब था कि हाँ वो तो मतलब नहीं मिल पाएगा, या फिर थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए ज़्यादा करना पड़ेगा। Okay. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं जा पाऊँगी, बस वो था कि हाँ एक सपना है। एक लेकिन सपना अब- पूरा हो गया। जी। अच्छा, ये सपना, मैं स्टार्टिंग से अब बात करता हूँ आपका, मैं स्कूल लाइफ पे पहले चलता हूँ। जब आप 9th-10th में होंगे या 6-7-5 में होंगे, जी। उस टाइम से बताइए आप कैसे थे पढ़ने में? 6-7 में आपका क्या ड्रीम था? मेरी मतलब स्कूल में भी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहती थी। मतलब हम लोग के स्कूल में स्कॉलर बैचेस भी मिलते थे 90% से अबव लाने में, तो वो भी मुझे मिलते थे। ओके। और मेरा तो बचपन से मैथ्स ही फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा, बचपन से मैथ जी, फेवरेट सब्जेक्ट था। हाँ। फिर ये कैसे चेंजेस हुआ? मैथ्स मेरा फेवरेट इसलिए था क्योंकि मैंने SIP एबेकस था, वो फास्टर कैलकुलेशन के लिए ज्वाइन किया था मैंने। तो Okay. उससे मतलब इंटरेस्ट था कि हाँ जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। क्लास 8 तक तो सोचा था कि हाँ अब तो JEE देना है मुझे। Okay. लेकिन 9th-10th में मतलब जब मैं बायो भी पढ़ती थी साथ में, तो फिर लगा कि नहीं अब मैथ्स से ज़्यादा अच्छा बायो लग रहा है, और मतलब वो अपने आप ही मतलब चेंज हो गया 9th-10th में। तो फिर सोचा कि नहीं अब तो डॉक्टर बनना है और नीट की तैयारी करनी है। अच्छा, ये डॉक्टर बनने की ड्रीम जब बायो में इंटरेस्ट आया खुद आया या पापा मम्मी का था? मम्मा पापा का तो पहले से ही सपना था कि डॉक्टर बनूं, लेकिन उन्होंने फोर्स नहीं किया था, बोले कि जो इंटरेस्ट है वो करो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हाँ बायो में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो लोग भी खुश थे कि हाँ मतलब वो लोग जो चाहते थे वो मैं कर रही हूँ। ओके। 10th में कितने परसेंटेज थे? 10th में 10th में 99% थे। अच्छा, फिर 12th में? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है अभी, जो 10th और 12th और नीट के पेपर को दोनों को कैसे आपने बैलेंस किया? जैसे बच्चे घबरा जाते हैं यार बोर्ड के लिए तैयारी करना पड़ेगा, नीट भी है, तो उसको आपने कैसे बैलेंस किया?
फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो नीट का सिलेबस है और बोर्ड का सिलेबस वो तो सेम ही रहता है। तो नीट के लिए भी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बोर्ड में भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। तो उन तीनों सब्जेक्ट्स में तो दिक्कत नहीं हुई। इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा 1-2 वीक का टाइम देना पड़ा था, तो उसमें मैनेज हो गया था। मतलब वो लास्ट में बोर्ड से 1-2 हफ्ते पहले ही हो गया था। ओके, मतलब बहुत इजीली आपने मैनेज कर लिया। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जैसे नीट का पेपर दिया और मॉक टेस्ट देते थे, तो दोनों को जो अटेम्प्ट करते थे, क्या स्ट्रेटजी अप्लाई किया आपने? जो जब मॉक टेस्ट देते थे उस टाइम पे, और जब आप नीट दिए तो उस टाइम क्या स्ट्रेटजी आपने अप्लाई किया? हमारे जैसे एलन में जो टेस्ट होते थे उसमें तो मतलब सारे टेस्ट में मैं पहले फ़िज़िक्स ही बनाती थी। और मेरा टारगेट रहता था कि 1 घंटे में मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, जो डाउट वाले उन्हें भी क्लियर करके 1 घंटा मैं देती थी फ़िज़िक्स को। उसके बाद केमिस्ट्री प्लस बायो मिला के मैं 1 घंटा रखती थी, और लास्ट में जो 1 घंटा बचता था उसमें OMR भरती थी, और अगर कुछ मतलब फिर से देखना है क्वेश्चन जिसकी OMR नहीं भरी है उसे देख के मतलब मेरा 15-20 मिनट पहले हो जाता था पेपर। लेकिन जब नीट में भी मैं गई थी तो यही सोच के गई थी कि हम सेम स्ट्रेटजी जी। अप्लाई करेंगे। हाँ, तो फिज़िक्स से ही मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो बन भी गए, मतलब 15-16 क्वेश्चन आसानी से बन रहे थे। उसके बाद कुछ इस वजह से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तो वो आ रहे थे। तो मतलब एक क्वेश्चन नहीं बना तो मैं सोची अब स्किप करके दूसरे पे जाऊँ, दूसरा नहीं बन रहा तो वो था, पैनिक करने लग गई थी मैं। तो उस समय थोड़ा सा था कि मतलब टाइम भी जा रहा है, क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी मतलब सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो एक बार में बनते जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट राउंड में बस उसको उन्हें अटेम्प्ट बना करते चले। जी। तो मैंने मतलब 40 मिनट्स दिया था उस समय फिज़िक्स को। उसके बाद मेरे 10-15 क्वेश्चन तभी बचे हुए थे, और मतलब मैं रीचेक भी नहीं की थी क्वेश्चंस को। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ये नहीं बन पाएंगे, अभी थोड़ा पैनिक कर रही हूँ, तो फिर मैं केमिस्ट्री पे चली गई। तो केमिस्ट्री को भी मैंने 30-40 मिनट्स दिया, तो फिज़िक्स से तो लेवल कम था उसका, तो वो बन रहा था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर बायो पे मैं गई, उसको भी मतलब 30-40 मिनट्स दिए, तो वो भी बन रहे थे आसानी से। तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ अब तो दिमाग भी उस समय शांत हो गया जो पैनिक कर गए थे। पैनिक बायो बन गया जी। ऐसा। बायो में कितना 30 मिनट्स दिया और केमिस्ट्री में 30 मिनट्स हाँ, दिया, 30-40 मिनट्स ऐसे दिए थे। तो उतने में आपके बायो, केमिस्ट्री और बायो खत्म हो गए थे। जी। अच्छा, सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करने का क्या रीजन था? मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो जैसे फिज़िक्स में मैं 1 घंटा देती थी, उसके बाद जैसे कभी होता था कि केमिस्ट्री लेंदी आ गई या बायो लेंदी आ गया, तो अगर एक लेंदी है तो दूसरे में आप अपना स्पीड बढ़ा के मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ एक अगर मैं फ़िज़िक्स लास्ट में करूँ और अगर टाइम कम पड़े तो फिर मुझसे मतलब मैं इतनी घबरा जाती हूँ कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते या कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मेरा है कि मैं बायो को थोड़ा फास्ट बना सकती हूँ, लेकिन फ़िज़िक्स में मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए पहले उसको देख लेते हैं। जी। चलो, जो भारी है उसको देख लेते हैं, आसान वाले को तो कर ही लेंगे। अच्छा, जब लास्ट में जब आपको टाइम बता था फिर फिजिक्स पे टाइम दिया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छूट गए। जी। कितने क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व किए थे? 10-15 क्वेश्चन बचे हुए थे, और मतलब कुछ और भी डाउट वाले क्वेश्चन थे जिसको OMR नहीं भरी थी, तो उन्हें देखा था। और केमिस्ट्री बायो में 1-2 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो उसे देखा था। अच्छा, पेपर दे कर बाहर आए तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि उस टाइम मैंने देखा बहुत सारे लिटरली रोते हुए निकला सेंटर से। आपका क्या रिएक्शन था? मैंने फिज़िक्स में 2 क्वेश्चन छोड़े थे। तो अभी तक मतलब एलन में जितने भी टेस्ट दिए मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था। एक तो भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा नहीं। था? अच्छा, एलन के मॉक टेस्ट में कितने नंबर्स आते थे आपके? 700 प्लस रहते थे, 1-2 टेस्ट में 690-695 तक गए हैं। ओके, और रैंक की बात करें तो? रैंक 1 to 10, 1 to 20 ऐसे रहती थी। अच्छा, 1 to 10 में पहले से ही आप आते थे? अच्छा, पहले से फिक्स था कि टॉप ही करना है। जी। अच्छा, उसके बाद जैसे अब हम थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड पे जाते हैं। फैमिली में कौन कौन लोग हैं, बताइए आप एक बार। फैमिली में तो पापा हैं, वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं, मम्मा हाउसवाइफ हैं, और एक छोटी बहन है मेरी, वो अभी क्लास 6 में है। ओके। अच्छा, छोटी बहन कभी परेशान भी करती थी? थोड़ा करती थी, लेकिन जब मतलब 11th-12th में आई तो उसे थोड़ा समझाना पड़ा कि नहीं अब मुझे पढ़ने दो या परेशान मत करो, तो वो भी अब नहीं परेशान करती थी उतना। अच्छा, कोई एक क्वालिटी जो लगता होगा बार बार वो गलती करती है जिससे आप डिस्टर्ब होते होंगे, बताइए। उसका बस यही था कि मतलब उसको मेरे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। वो हम लोग 10th तक हमेशा खेलते थे शाम में, मतलब आधा एक घंटा उसको मैं देती थी। और 11th-12th में अचानक से अब टाइम देना बंद किया, क्योंकि पढ़ने पे ही टाइम देना था। तो फिर उसे लगता था कि नहीं अब दीदी मेरे साथ नहीं खेलती हैं, तो वो मेरे कमरे में बार बार आके थोड़ा सा बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे करके फिर मैनेज हो गया, फिर समझने लगी। जी। चलिए, मम्मी का देखिए, मम्मी ने आपका बहुत सपोर्ट किया लिटरली, ये बात तो टू बी ऑनेस्ट है कि आप इतने अच्छे आज रैंक लेकर आए। तो मम्मी का कुछ ऐसा लगता है कि मम्मी ये बोलती है बार बार? नहीं, मतलब 2 साल में तो कोई वैसा नहीं था, मतलब मम्मा के आती थी तो पॉजिटिव वाइब्स ही रहता था। जैसे कभी परेशान भी हो गई मैं कि जैसे
मतलब सिलेबस नहीं हो रहा है या फिर क्लास में कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो थोड़ा मम्मा समझ जाती थी कि मैं थोड़ी परेशान हूँ, तो हमेशा मतलब मोटिवेट ही करती थी। क्या मम्मा का क्या लाइन रहता था जब आप परेशान रहते थे तो उस टाइम क्या मम्मा बोलती थी? मम्मा ये बोलती थी कि जैसे अगर कहीं मतलब किसी टेस्ट में 690 695 भी आए थे, तो मम्मा ने यही बोला था कि हम लोग तो देख रहे हैं कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो, तुम अपना बेस्ट दे रही हो, एक दो टेस्ट में मतलब कम भी आ गए तो उससे परेशान नहीं होना है, तुम बस जैसे कर रही हो बस उसे करते रहो, तो यही मम्मा कहती थी। अच्छा, वहाँ से और मोटिवेशन मिलता जी। होगा कि चलो जो अब छोटी बहन अभी क्या कर रही है? अभी क्लास 6 में, अभी तो स्कूल जाती है। अच्छा, बाय प्रोफेशन मम्मा क्या है अभी? मम्मा तो हाउस वाइफ है। अच्छा, हाउस वाइफ है। तो कोटा जाने का कब डिसीजन हुआ और कैसे हुआ? जैसे बताया मैंने कि 9-10 में था कि अब मतलब बायो लेना है और नीट की तैयारी करनी है, तो फिर मम्मा पापा दोनों ने ही डिसाइड किया कि अब प्रिपरेशन कराना है तो सबसे बेस्ट जगह सही, तो हम लोग को यही लगा कि कोटा तो सबसे बढ़िया जगह होगा प्रिपरेशन करने के लिए, तो फिर हम लोग वहीं शिफ्ट हो गए। अच्छा, एलन का जो स्टडी मटेरियल था कितना सफिशेंट है? मैंने तो मतलब एलन के स्टडी मटेरियल के अलावा और कुछ किया नहीं था, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग को बहुत तरह तरह के बुकलेट्स मिलते थे, मॉड्यूल थे या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन, मतलब हर तरह के बुक मतलब एलन ही प्रोवाइड करते थे, तो उससे बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अच्छा, मतलब एलन का जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत सफिशेंट है। जी और जैसे कि मम्मा आपके साथ पूरा टाइम कोटा रही है 2 साल। जी। अच्छा, तो बहुत मम्मा ने भी बहुत कुछ को सेक्रीफाई किया। मम्मा से भी बात करेंगे इसके बाद, जी 10-5 मिनट का सेशन रखेंगे। और आप अपना डेली लाइफ रूटीन बताइए क्या था? एक बार 10th से पहले का डेली लाइफ रूटीन बताइए और फिर ये जानेंगे 12th के बाद का। 10th तक तो जैसे मेरा स्कूल 7 बजे से रहता था, तो हम लोग का मतलब मेरे घर से थोड़ा दूर था स्कूल, तो 6 बजे बस आती थी, तो 5 बजे उठ के मतलब तैयार होके 6 बजे तक बस स्टॉप पहुंचती थी, फिर 7 से 1 हम लोग का स्कूल रहता था, फिर घर आते आते मतलब बस स्टॉप पे 2 बज जाता था, फिर 2 बजे के बाद मतलब खाना खा के रेस्ट करके 3 साढ़े 3 होता था, तो मैंने 9-10th ऑनलाइन किया था एलन का क्लास, तो हमारे क्लासेस चलते थे फिर 3:30 से 7:30 बजे तक, और उसके बाद फिर थोड़ा खाना खा लिया, उसके बाद रात में 11 बजे तक फिर मैं पढ़ती थी सेल्फ स्टडी। ओवरऑल बात करें तो कितने कितने आवर आप पढ़ लेते थे ऑनेस्टली? क्लास में तो 4 घंटे जाते थे और सेल्फ स्टडी भी मैं मतलब 2-3 घंटा कर लेती थी। अच्छा, इसके अलावा पढ़ाई के अलावा क्या करते थे? कोई हॉबी आपकी? हॉबी तो मैंने पियानो बजाना सीखा हुआ है। ओके, कब सीखा? मैंने क्लास 2-3 में ही ज्वाइन किया था, ओके। तो वो मैंने सीखा है, मतलब 2-3 साल मैंने सीखा था पियानो। अच्छा, तो मेरे घर पे है तो वो मैं बजाती थी। ओके, जब 9-10th में थे? जी, फिर मैं हम लोग के सोसाइटी में नीचे भी मतलब बच्चे आते थे खेलने, तो मैं 10th तक तो जाती थी खेलने के लिए। अच्छा, स्कूल लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जो की हो आप अभी तक कहीं शेयर नहीं किया हो, ये मैंने गलती किया था, या सबसे कोई होता नहीं एक दिन यादगार बन जाता, कुछ ऐसा? वैसा तो नहीं, मतलब जैसे पढ़ाई में ही बोलूँ तो मुझे एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। Okay. मतलब मेरा लीस्ट फेवरेट था, तो मैं उसे थोड़ा कम ध्यान देती थी। फिर जब एग्ज़ाम आता था तो रहता था कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया, तो उस समय बहुत टेंशन हो जाता था, स्ट्रेस रहता था कि कैसे कवर होगा, तो मम्मा के हेल्प से फिर वो हो जाता था। मतलब मुझे स्कूल लाइफ में एसएसटी से सबसे ज़्यादा डर लगता। एसएसटी के जो टीचर थे गुस्सा होते थे? नहीं, गुस्सा नहीं होते थे, मतलब एग्ज़ाम में भी मार्क्स अच्छे आ जाते थे, लेकिन वो लास्ट मिनट में करके वो ऐसा नहीं रहता था कि हाँ स्टार्टिंग से कर रहे, क्योंकि वो मतलब इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो मन भी नहीं करता था पढ़ने का। अच्छा, स्कूल लाइफ के फेवरेट टीचर? मेरी क्लास 2-3 की एक टीचर थी, वो हम लोग को तो 2-3 में सारे सब्जेक्ट्स क्लास टीचर ही पढ़ाते थे। Okay. अनुजा मैम, तो वो मेरी फेवरेट। अच्छा, क्यों ज़्यादा गाइड करती थी? क्यों, कुछ तो होगा उनके अंदर यूनिक क्वालिटीज़? यूनिक मतलब वो तो मुझे अभी तक जितने टीचर्स ने पढ़ाया सबसे स्वीट लगी, मतलब उनके जैसे बच्चों से बात करते हैं या पेरेंट्स से बात करते हैं तो एकदम पोलाइट और मतलब मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अच्छा, बहुत ही पोलाइट थी, जी। मतलब स्वीट, एकदम अच्छे से बातचीत करती थी। जी। ऐसी बायो में कैसे इंटरेस्ट आया? एक्चुअली 5 तक तो सारे सब्जेक्ट्स मम्मा मुझे खुद से पढ़ाती थी, लेकिन फिर 6 से लगा कि मतलब साइंस में कोई टीचर रखने ज़रूरी है, वो मतलब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करें। अच्छा। तो फिर एक आकाश सर थे पटना में, तो वो मुझे घर आके पढ़ाते थे। तो अच्छा। मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाते थे, तो वो मतलब जब पढ़ाने लगे वो मुझे 6 से 10 तक पढ़ाए थे, तो धीरे धीरे वो पढ़ाने लगे, तो वो मुझे जब पढ़ती थी तो लगता था कि नहीं ये मैथ्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब 8 तक तो तभी मैथ्स मुझे ज़्यादा ही पसंद था, लेकिन 9-10 में मतलब लगा कि नहीं उनके वो जैसे पढ़ा रहे हैं और मतलब बोल रहे थे तुम कर सकती हो, तुम नीट भी दोगी तो अच्छा करोगी, वो भी मतलब मोटिवेट करते थे मुझे नीट के लिए।
तो फिर लगा कि नहीं मतलब सर पढ़ा रहे हैं, मैं समझ भी पा रही हूँ और आगे भी अगर सर बोल रहे हैं तो मैं कर लूँगी। अच्छा, वहाँ से ही बायो में आपको इंटरेस्ट आया? जी, उनके ही थ्रू आया। अच्छा, आकाश सर जो मेरे भैया हुए। अच्छा, अब आते हैं 12th का आपका डेली रूटीन, आप बताइए। 11-12 में भी हमारे क्लासेस सुबह ही, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट चलता था, तो उस समय भी मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती थी और अच्छा। सुबह में भी मतलब मैं आधा एक घंटा निकाल लेती थी पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर क्लास गई, क्लास से आने के बाद खाना खा के मैं आधा घंटा या 45 मिनट्स रेस्ट लेती थी और 3:30 या 4 बजे तक मैं बैठ जाती थी पढ़ने। और शाम में तो 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए रखती थी, तो 11:30 तक मैं सो जाती थी। और बीच में भी मतलब खाने के लिए आधा घंटा या और आधा घंटा, मतलब कुछ दिन भर में जो हुआ वो पेरेंट्स से, अपनी छोटी बहन से मतलब बात करने के लिए आधा घंटा निकालती थी। आधा घंटा डेली बेसिस पे निकालते थे। तो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम कब लगा 11th-12th में? डिफ़िकल्ट तो जब फुल सिलेबस हो गया था हम लोग का क्लास में कवर, अक्टूबर नवंबर तक हो गया था। उसके बाद घर पे ही थे और हम लोग के हर अल्टरनेट डे टेस्ट हो रहे थे। पहले तो पार्ट वाइज हुआ, फिर फुल सिलेबस टेस्ट होने लगे। तो उस समय लगता था कि अब एक दिन में तो आप फुल सिलेबस पढ़ नहीं सकते। तो उस समय थोड़ा लगता था कि अब क्या होगा, अब रिवीजन तो पूरा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो हमारे जैसे एक मंथ में जो टेस्ट होते थे उसके लिए तो पूरा पढ़ लेते थे कि हाँ। अच्छा, जो जैसे- मेजर होते थे एक हाँ, मंथ? हाँ, पहले माइनर होते थे। अच्छा पहले माइनर, वो तो वीकली होते थे ना? नहीं, वो मंथली होते थे। अच्छा। हर 4 वीक्स पे। पहले माइनर हुए, फिर हाँ। आके मेजर होने लगा। हाँ, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तब मेजर्स होने लगे। अच्छा, तो तो उसके- मेजर्स में दिक्कत होती थी, हाँ। अल्टरनेट डे टेस्ट होता था, जी। सिलेबस तो पढ़ नहीं पाए। हाँ। तो उसमें कैसा रहता था आशी? उसमें भी स्कोर अच्छा ही रहता था, लेकिन माइनर से थोड़ा कम हो गया था। जैसे माइनर में मेरे 715 710 थे, तो उसमें 700 705 हो गए। लेकिन उसमें भी मतलब कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, ऐसी गलतियाँ होती थी। तो उसमें मतलब वही काम आता था कि आप जब क्लास चलता था तो उसी समय इतने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था कि बाद में अगर टाइम नहीं भी है तभी लगता है कि हाँ सब याद है या सब कर सकते हैं। उस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो वो भी मैनेज हो गया था, लेकिन उस समय थोड़ा लगता था कि ये पढ़ा नहीं है तो क्या पता एग्ज़ाम में आए तो मैं बना पाऊँगी कि नहीं, वो थोड़ा सा डर रहता था। थोड़ा सा डर बना रहता जी। था। अच्छा, अगर आशी डॉक्टर नहीं होती तो क्या होती? तो मतलब बायो में इंटरेस्ट नहीं होता तब तो मैं जेई का एग्ज़ाम देती। अच्छा, जय क्या, कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि ये बनना है? हाँ। अब बिग टाइम में आशी देखता हूँ मैं बच्चे को कि सोशल मीडिया से बहुत जुड़ा रहता। आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे? मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं था, मैं मम्मा का ही यूज़ करती थी। और उसमें भी मतलब मैं बस व्हाट्सएप ही यूज़ करती थी। उसमें टीचर्स को अगर कुछ डाउट भेजने हैं या फ्रेंड्स को कुछ डाउट भेजने हैं, और हमारे क्लासेस के शेड्यूल भी व्हाट्सएप पे ही आते थे। तो मम्मा से पूछ के मैं फ़ोन लेती थी और यूज़ करके दे देती थी, और कोई सोशल मीडिया पे और कोई अकाउंट नहीं था। अच्छा, तो कभी मूवीज़ देखते थे, सीरीज़ देखते थे? लास्ट सीरीज़ कब या मूवी कब देखा आपने? लास्ट मूवी तो अभी रिज़ल्ट के बाद तो देख रही हूँ, लेकिन उस समय तो मतलब मुझे याद नहीं है, बहुत कम ही देखा था। लेकिन जैसे हमारे मंथली जो टेस्ट होते थे तो उसके बाद मम्मा बोलती थी कि अब मतलब 1 महीने पूरा दिया है, एक भी दिन मतलब मैं मिस नहीं करती थी पढ़ाई। तो मम्मा बोलती थी कि 1 दिन का ब्रेक ले सकती हो। तो जिस दिन टेस्ट दे के आती थी उसके बाद मार्क्स वगैरह कैलकुलेट कर लेती थी, और शाम में 3-4 घंटे बच जाते थे। तो मम्मा बोलती थी कि कहीं बाहर चल के मूवी देख लें या फिर कहीं घूमने चले जाएं, या घर पे बैठ रहे थे, मतलब बोलती थी कि उस दिन पढ़ाई मत करो। क्या मूवी देखे थे लास्ट मूवी? जब प्रिपरेशन के टाइम बताइए, लास्ट मूवी कौन सा देखे थे? लास्ट मूवी मुझे याद नहीं है। अच्छा, घर पे ही देखते थे या जाते थे देखने? मतलब अगर कोई हॉल में अच्छी मूवी लगी रहती थी तो चली जाती थी मम्मा के साथ, वरना घर पे ही देख लेती थी। अच्छा, एक दिन जो होता था रिफ्रेशमेंट डे जी, रहता था मंथ में। हर टेस्ट के बाद। जी। अच्छा, टेस्ट से क्या सीखने के लिए मिलता था? हर टेस्ट के बाद कुछ ना कुछ तो सीखते होंगे। जी। तो क्या सीखते थे? टेस्ट में जैसे ज़्यादातर बच्चों के ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो किस किस तरह के गलतियां हो सकती हैं। मतलब हर टेस्ट में आप कोशिश तो करते हैं कि मिस्टेक्स रिपीट ना हो, तो अलग अलग टाइप की मिस्टेक होती हैं। तो वो हम लोग को टीचर्स बोलते थे कि आप अपनी एक डायरी मेंटेन करो, उसमें लिखो कि इस टेस्ट में कैसी गलती हुई, या आपके कुछ क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं लेकिन आपको वो तुक्के से सही हो गए, या फिर उस समय आपको कन्फ्यूजन था लेकिन सही हो गया, तो कन्फ्यूजन क्यों था। तो उस टाइप से कि आपको मतलब आपके क्वेश्चंस किस टॉपिक में गलत हो जा रहे हैं, क्या वीक रह जा रहा है, या सिली मिस्टेक क्यों हो रहे हैं, तो वो सब सीखने को मिलता था। अच्छा, सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक किस सब्जेक्ट में आप किए और क्या किए, कुछ याद है? मेरी तो बायो में ही होते थे सिली मिस्टेक्स, और मेरे तो नीट में भी सिली मिस्टेक हो गई बायो में। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन? वो एक इकोलॉजी का था, वर्ल्डहर्स्ट इक्वेशन। वो तो मतलब मेरे टीचर्स मुझे बोल भी रहे थे कि ये क्वेश्चन तो मैं नींद में भी गलत नहीं करती, लेकिन उस समय हो सकता है पैनिक कर गए होंगे। पैनिक कर गए थे क्योंकि पहले ही फिजिक्स में Physics टाइम से। लंबा जी। ले लिया था। जी। और ऐसी जो आज के टाइम पे बच्चे और तैयारी कर रहे हैं आपके जैसे, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ना? जी।
अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक लेकर आया, चलिए बहुत अच्छा आपने किया। जो आज के टाइम में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे, उनके क्या गाइड करना चाहेंगे आप? उनको तो मैं यही कहूँगी कि जैसे अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो फिर आप पहले ये देखिए कि मतलब आपका पेपर में किस किस टॉपिक में गलतियाँ हो गई, या आपको खुद को पता होगा कि आपकी प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई। तो आप अपने आप को उसी हिसाब से प्लान करिए कि इस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें एक मतलब कमी रह जाती है कि आप अपना रूटीन सेट नहीं करते, तो आपको लगता है अच्छा ये टॉपिक कल कर लूँगी या परसों, मतलब ऐसे टालने वाली आदत हो जाती है। तो अगर आप टाल रहे हैं तो फिर मतलब नीट के लिए तो चाहिए कि आपको अपना रूटीन बना लेना चाहिए कि एक वीक में मुझे ये टॉपिक किसी भी हाल में कर लेना है। तो आप अगर वैसा अपना टारगेट सेट करके उसको अचीव करते जाएँ तो बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, इजली हो जाएगा। जी। अच्छा, असली जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं, आप इस बार देखो कटअप तो बहुत कम गया है, तो जो जिसको 500 या कुछ बॉर्डर लाइन पे है उनको इस बार कॉलेज नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारण बस, उनके लिए क्या आप बोलेंगे? उनको भी मैं ये कहूँगी, मतलब आप देखिए कि पेपर में आपके किस किस टॉपिक में गलतियाँ हो गई या सिली मिस्टेक्स हो गया, जिस भी तरह से गलतियाँ हुई, तो अगर आप कोचिंग जा सकते हैं तो उसे अटेंड करिए, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपके जो टेस्ट होते हैं तो आपको खुद को लगता है कि हाँ अब मुझे अच्छा परफॉर्म करना है इस टेस्ट में, और आपको एक टाइम दिया जाता है कि हाँ इस डेट को टेस्ट है तो उससे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो वो रहता है कि हाँ आप एक टाइम बाउंड वे में प्रिपरेशन करते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप देखिए कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक रह गए, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे के प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, आशी आप चलते हम लोग हमारे पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है रैपिड फायर राउंड, उसका स्टार्ट करते हैं। और इसमें सोचना मना है, तुरंत आपको जवाब देना है। तो एक ऐसा चैप्टर जिसको आप चाह रहे होंगे एनसीईआरटी से हटा दे। फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स मुझे नहीं पसंद है, थ्योरेटिकल बहुत था। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आशी को? पिज़्ज़ा। अच्छा, फास्ट फूड। जी। मम्मी बोलती नहीं थी? हाँ मतलब वही, जिस दिन टेस्ट दे के आती थी उस दिन मतलब चीट दे रहता था कि जो मन है वो कर सकते हो। अच्छा, टेस्ट के बाद एक चीट दे रहता जी। था। अच्छा, आशी को कहाँ पढ़ना पसंद था? रिवीजन कहाँ ज़्यादा करती थी, बेड पे या नीचे में या लाइब्रेरी में? नहीं, मुझे तो मतलब 10th तक तो मुझे बेड पर पढ़ने की आदत थी, लेकिन फिर यहाँ आके फिर मम्मा पापा ने बोला कि नहीं अब टेबल पे बैठ के पढ़ो, तो स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, फिर बाद में एडजस्ट कर गई थी, लेकिन मुझे बेड पे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट को आप प्यार करते थे? मुझे फिज़िक्स ही सबसे ज़्यादा पसंद था। अच्छा, फिजिक्स ही सबसे ज़्यादा पसंद था। और एक ऐसा चैप्टर बताओ कि जो सबसे ज़्यादा प्यार करते, ये चैप्टर बहुत प्यारा है, जब अभी भी बोले तभी मैं उसको करने लगे। फिज़िक्स में तो सबसे इजी तो काइनेमेटिक्स वगैरह ही लगे। अच्छा, जब ब्रेक मिलता था टाइम पास के लिए क्या करते थे? टाइम पास में तो वही पियानो बजा लेती थी या बातें कर लेती थी मम्मा पापा अपनी अच्छा, बहन मम्मी से। पापा बहन से बातें कर लेते थे। और कुछ हॉबी? हॉबी बस पियानो ही बजाती पियानो, उससे अच्छा, ज़्यादा। और स्टार्टिंग। पेंटिंग भी करती थी मैं, पेंटिंग भी सीखा है मैंने। अच्छा, पेंटिंग भी सीखा। अच्छा, जब रिजल्ट देख रहे थे तो नंबर देख रहे थे या रैंक देख रहे थे? रैंक देखा था। नंबर तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं आंसर की से। अच्छा, फेवरेट डे आपका कौन सा था? जैसे होता है ना जब पढ़ते हैं हम तो कन्फ्यूजन होता है, पढ़ ले या सो जाए, तो कब होता था ये ज़्यादा? ये मतलब वैसा लगता नहीं था, क्योंकि मैं यही सोच के मतलब कोटा आई थी और देखी कि पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो लगता था कि अगर नहीं भी अगर मन कर रहा है पढ़ने का तब भी पढ़ना है, क्योंकि देख रहे हैं कि इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं पेरेंट्स मेरे लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब मैं रिलैक्स नहीं कर सकती। सबसे बड़ी जीत कंसेप्ट समझना या फ़ोन से दूर रहना? फ़ोन से दूर रहना ज़्यादा बड़ी बात है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन चाय या कॉफ़ी? अब तो मुझे लगता है। कॉफ़ी कभी कभी पीती थी, चाय तो नहीं। अच्छा, कॉफ़ी, ब्लैक टी? नहीं। अच्छा, मिल्क। बिल्कुल कॉफ़ी। कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। सेम हियर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में कुछ गाइड करना चाह रहे होंगे अपने जो इस साल नीट तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कुछ मैं भूल गया हूँ, आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट भैया ये तो जानना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो बस हार्ड वर्क ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आ जाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते या आलस आ जाता है। तो आप अगर हार्ड वर्क करें, अपना टारगेट सेट करके डिसिप्लिन मैनर में और कंसिस्टेंट रहें, तब आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं नीट। डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है? डिसिप्लिन तो पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन तो मतलब पढ़ाई के लिए नहीं, आपकी पर्सनालिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप आगे भी अगर कुछ करेंगे तो डिसिप्लिन तो लाइफ में होनी ही चाहिए। सोशल मीडिया पे क्या ओपिनियन है आपका? सोशल मीडिया से तो दूर ही रहना चाहिए। मैं तो अभी तक दूर थी, लेकिन अभी भी मैं सोची हूँ अकाउंट बनाने का, लेकिन यही है कि उसको एक मतलब टाइम बाउंड में कि हाँ इतना देर ही अब यूज़ करना है।
अब तो आशी डॉक्टर बनने जा रही है। आजकल अक्सर देख रहे हैं कि जब डॉक्टर बनते हैं तो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं। आशी कुछ ऐसा सोची है? अभी तो नहीं सोचा है, अब आगे का पता नहीं। अगर मौका मिले कि आशी को यूट्यूब पे आना है तो क्या बनाएगी आशी? किस टाइप का वीडियोस बनाएगी? अब आइडिया नहीं है अभी, कुछ वैसा नहीं सोचा है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं सोचा है। कैसे हैं आप आंटी? हाँ, बहुत अच्छी। अभी तो थोड़ा समय भी बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। जब से इसके रिजल्ट आए हैं तब से मैं और अच्छा फील कर रही हूँ। और अच्छा, एक माँ को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बिल्कुल, मतलब एक सपना है, बच्चे का तो सपना है ही, लेकिन हम लोग अपने सपने भी बच्चों के थ्रू देखते हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं मेरा भी सपना पूरा हुआ। हाँ, आपका भी। पहले आपको भी डॉक्टर बनना था क्या आंटी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, आशी को थोड़ी फोकस देखी तो लगा कि हाँ, मतलब ये जो चाहे वो कर सकती है, इतनी फोकस थी। अच्छा। तो बस एक रास्ता उसे एक दिया, रास्ता। उससे चल पड़ी हूँ। अच्छा, इस जर्नी में आप आशी को कैसे मदद किए? मैं कहूँ तो एक माँ जो अपने बच्चे को हर तरह से मदद दे सकती है, मैंने उतनी ही मदद की है। और जहाँ तक इस सफलता का है तो इसमें मैं सारा क्रेडिट आशी को दूंगी, क्योंकि बिना उसकी मेहनत के ये मैं कितना भी एफर्ट लगाती, लेकिन हाँ। अगर वो मेहनत नहीं करती तो ये शायद पॉसिबल नहीं था। तो हर माँ की तरह मैंने भी वही काम किया है, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है। एज ए मदर क्या क्या आपने सेक्रीफाई किया? ऐसे अगर देखें तो सबसे बड़ा अगर कहूँ तो जैसे पटना छोड़कर जाना, हाँ। ये थोड़ा सा पेनफुल था, अपने लोगों को छोड़कर जाना, अपना घर छोड़कर जाना, एक नया जगह शिफ्ट होना। बिल्कुल एक नए जगह जाना। लेकिन जब ये इस तरह का रिजल्ट आता है तो वो पेन फिर याद नहीं रहता। फिर याद नहीं रहती। हाँ, वो फिर कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अच्छा, चलो आज ठीक तो है। आंटी आपको हर जगह से मैसेज कॉल आ रहे होंगे बिल्कुल बिल्कुल। कि बेटी से मिलना है, बेटी। अब पहले तो मुझे पहले से उम्मीद था कि अच्छी करेगी। हाँ। कि इससे पहले लेकिन रिश्तेदार कुछ होते हैं ऐसे ताने देने वाले भी कि होंगे कि नहीं होंगे, बेटी को पढ़ा रहे हैं, कुछ इस तरह? उस तरह के तो नहीं, लेकिन हाँ ये कहूँगी कि लोग ये कहते थे कि ये फोकस बचपन से थी, तो लोग जानते थे इसे, तो बोलते थे कि ये यहाँ भी रहेगी तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो तुम ना भी जाओगी तो तुम मतलब अननेसेसरी तुम अब शिफ्ट हो रही तो हो। शिफ्ट हो रही हो। हाँ, तुम यहाँ भी रह के वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी। लेकिन एक होता है कि मैं कोई कमी ना रख दूँ इसके सपने को पूरे होने में। तो बस मैंने लगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए। बहुत आप AIR 12 सोचते हैं आंटी? जी। लोग तो यहाँ इतना सोचते हैं कि नीट में रिजल्ट हो जाए। ये इसने तो AIR 12 ऑल इंडिया रैंक 12 लेकर आई है, बहुत बड़ी। मुझे लगता है बिहार में हाँ, बिहार में एक्चुअली ऑफिशियली देखा जाए तो 112 जिनका आया है वो बिहार में फर्स्ट रैंक रैंक 1 है है। हाँ, लेकिन आशी का लेकिन हाँ AIR 12 है तो हाँ, आशी का ही फर्स्ट रैंक होगा। तो हम एज ए मदर कहते हैं, आज और भी जो माँ है जो अपने बेटे को तैयारी करा रही है या बेटी को तैयारी करा रही है, उसको आज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो लाइफ में जैसे बच्चे को अब बड़े कर रहे हैं तो उसमें डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसकी लाइफ मतलब डिसिप्लिन हर फील्ड में नज़र आनी चाहिए, चाहे उसका डेली रूटीन हो, उसका स्टडी हो। तो अगर आप बचपन से इस तरह का आप माहौल दे रहे हैं तो आपको मतलब बड़े होने में आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर कोई गलती करते हैं, बच्चे हैं कर सकते हैं गलती, श्योर। तो उसको उस वे में लीजिए कि हाँ चलो बच्चा है, गलती हो गई, हम पेरेंट्स उसको सही रास्ता दिखलाएं। और इस तरह का कम्युनिकेशन अपने बच्चे के बीच में रखिए, कोई गैप ना हो, ताकि बच्चा कुछ गलती भी करे तो वो अपने पेरेंट्स से कहने में हेजिटेट ना करे। फिर पेरेंट्स उस गलती को समझेंगे, सुधार सकते हैं। अच्छा, तो ये आपको कब लगा था आशी का कि आशी टूट रही हो, कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और उस टाइम आप क्या कहे थे? एक्चुअली ऐसे तो जैसे कभी कभी उसका मार्क्स थोड़ा डाउन गया था तो परेशान काफ़ी हो जाती थी। मतलब चूँकि स्टार्टिंग से उसके रिजल्ट अच्छे आते रहे हैं, और इस तरह से जब वो कभी तो मतलब वो कभी कभी रोती भी थी। तो उस कंडीशन में, और ये थोड़ी इंट्रोवर्ट है, तो मुझे चीज़ों को जज करने में और दिक्कतें आती हैं। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देखना पड़ता है कि क्या इसका दिमाग में चल रहा है। तो लेकिन हाँ, उसका मतलब प्लस पॉइंट ये है कि चीज़ें जब समझाई जाती हैं तो बहुत जल्दी असर कर जाए। हाँ, वो बहुत जल्दी उससे बाहर भी आ जाती है। तो उस समय मैंने कहा कि बेटा आपका 720 भी बहुत बार आया है, वो भी आप ही ने लाया है। और आज किसी भी वजह से सिली मिस्टेक हो या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर मार्क्स कम आए हैं तो फिर सही भी आ जाएंगे। इसमें मैं आपकी मेहनत, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से चीज़ें और गड़बड़ हो जाएंगी। मैं आपकी मेहनत देख रही हूँ, मेरे लिए वही सफिशिएंट है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर कि आपकी मैं मेहनत देख रहा हूँ, आपने मेहनत कर रहा, रिजल्ट हो कि ना हो वो डिफरेंट थिंग है।
आप मेहनत कर रहे हैं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट। हाँ। और मैं एक्चुअली सारे पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि आपका बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, भले ही रिजल्ट उस लेवल का नहीं हो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भी आप उसका उतनी ही मतलब अच्छे से साथ दीजिए, क्योंकि एक समय आएगा जब आपका जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो बच्चा वो आपको आएगा। देगा। हाँ। एकदम रेगुलर बेसिस पे आप सपोर्ट बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। तो कुछ बेहतर ही हाँ। होगा, जो आप सोच रहे हैं उससे अच्छा ही बिल्कुल। होगा। तो अक्सर कहते हैं मैम कि माँ की दुआ असर करती है। तो जब आसी पेपर देने जाती थी, या मॉक टेस्ट हो या फाइनल टेस्ट हो, तो आप क्या भगवान से दुआ मांगती थी? मैं सिर्फ यही कहती थी, क्योंकि इसके कुछ सिली मिस्टेक्स होते थे हाँ। और वो भी कभी कभी ही होते थे। जैसे 720 अगर नहीं आया है तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ कुछ सिली मिस्टेक हो गए होंगे, तो वो मैं चाहती थी कि भगवान सिली मिस्टेक ना हो। बाकी तो मेजर या माइनर में कुछ गलतियाँ होती थी तो लगता था ठीक है अभी चांस है सही होने का। लेकिन नीट का पेपर जिस दिन देखकर वो आई और उसने सबसे पहले यही बोला कि मम्मा मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि उससे पहले कभी उसने छोड़ा नहीं था। मैं जबकि बोलती थी उसे कि बेटा कभी क्वेश्चन में डाउट हो ना तो उसे छोड़ने की भी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अभी आदत नहीं पड़ेगी तो फिर नीट में तुम छोड़ नहीं पाओगी। तो वो कहती थी कि मामा क्वेश्चन भी तो होना चाहिए जिससे मैं छोड़ सकूं, वैसा क्वेश्चन तो होना चाहिए। तो वो नहीं छोड़ती थी, और उसने जैसे ही कहा कि मामा मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो परेशान तो अंदर से बहुत थी, लेकिन इसे देखकर मुझे लग रहा था कि नहीं अभी मुझे कुछ भी ऐसा मतलब उसे फील नहीं कराना है कि मैं भी दुखी हूँ। मैं भी दुखी। हाँ। लेकिन डर तो लग रहा था, ये 2 डर तो क्वेश्चन लग रहा कैसे था, छोड़ दी। और डर इसलिए कि इसकी वजह से रिजल्ट तो जो होता वो होता, ये टूट ना जाए इसलिए मुझे इसको फुली सपोर्ट करना था। और क्या बोले थे आप उस टाइम जब आसी पेपर हाँ देखा? बेटा तुमने अपना बेस्ट दिया है। हर बार मैं यही बोलती थी, तुमने अपना बेस्ट दिया है, मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है, अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। और बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल क्योंकि अच्छा पेपर ही इतना टफ था। हम लोग तो सेंटर पे गए थे मैम, जो आ रहे थे कोई रोते हुए आ रहे थे, मतलब डिफरेंट हो गया। 5-10 साल में देखे तो ऐसा पेपर कभी नहीं आया था। तो इस वजह से ये देखने के लिए इस बार जो है ना थोड़ा सा पेशेंस लेवल भी चेक कर लिया नीट वाले ने, क्योंकि बिल्कुल चेक भी डॉक्टर एक वही करेंगे। कभी पेशेंट घबराए हुए आ जाते हैं, कभी पैनिक सिचुएशन, कैसे उसको हैंडल करेंगे। इस बार ने जो बच्चे पेपर दिया वो दोनों चीज़ सीखा, टाइम मैनेजमेंट को भी अच्छे से इस बार सीखा है। और जब अभी आसी का लोग तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो क्या होता है आपके दिल में, क्या सोचते हैं? एक्चुअली तारीफ तो आसी की होती है, लेकिन प्राउड मैं फील करती हूँ। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मेरी तारीफ हो रही है। हाँ, तो बेटी की बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अभी तक मतलब ये प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। और जब कोई कहता है आसी की मम्मी, तो वो मेरे लिए, और जनरली पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों के नाम से जाने जाओ। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मतलब हम लोगों के लिए नहीं, मेरी पूरी फैमिली जितने भी रिलेटिव्स हैं जो जानने वाले हैं उन लोगों के लिए, मतलब सबके लिए प्राउड मोमेंट है। अक्सर माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमसे आगे मेरे बच्चे जाए, और दूसरे कोई तो ये चाहते हैं ऐसा नहीं चाहते कि मेरे से आगे, लेकिन माँ बाप हर सिचुएशन में चाहते हैं मेरे से आगे जाए। माँ बाप और मेरे ख्याल से टीचर भी। हाँ, टीचर भी चाहते हैं, टीचर का भी बहुत रोल होता है। बिल्कुल। किसी टीचर का कोई बात आपको याद हो? हाँ, इसकी ऐसे तो जितने भी टीचर हैं मतलब इसकी हमेशा तारीफ़ करते रहते थे, और तारीफ़ सुन के मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिलता था कि हाँ कि मैं जो जिस रास्ते पे बच्चे को लेके चल रही हूँ वो रास्ता सही है। तो मतलब टीचर जो भी बातें कहते थे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते थे कि बेटा जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। या मुझे भी कहते थे कि मैम आपने जो परवरिश दी है वो मतलब और लोगों को सीखने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता था। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, और लगता था कि ठीक है अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने हैं, जो कर रही हूँ बस वही करते जाना है। पढ़ाई के अलावा आसी को आप हेल्थ के लिए गाइड करते थे, क्योंकि देखिए हम लोग भी काम की वजह से हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ा हेल्थ। बिल्कुल हाँ, आशी इन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी लापरवाह है, तो इसलिए मैं वहाँ एक्चुअली कोटा जाने का रीज़न भी यही था कि मैं इसको फिजिकली फिट रखूँ। वो चूँकि हेल्दी रहना पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरा मेन फोकस इसके हेल्थ पे ही था, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। तो बस मैंने वही किया, जो उसके प्रॉपर रूटीन है मैंने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। और इसमें सबसे खासियत ये है कि मैं जो चीज़ें कहती हूँ उसे एक बार में ही वो करती है, पसंद हो या ना हो, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अच्छा, समझ जाती है एक बार में। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छा लगा बात करके। और एक हैबिट कुछ ऐसा लगा होगा आसी में कि ये चेंज होना चाहिए? देखिए आसी टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी की, लेकिन होता है ना कि हाँ, जैसे आसी थोड़ी सी किसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन इसमें बहुत रहता है, इवन मेरे से भी। तो वो मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी
वो उसको चेंज हाँ, कर उसको बोले change करने की फ्रेंकली। जरूरत- हाँ बिल्कुल। अब तो जो दिल आशी का में है ड्रीम वो भी बोले। अचीव हो गया। हाँ बिल्कुल। और ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको आप खुल के अगर बोलेंगे तो पेशेंट समझ के लिए पाए। भी बहुत अच्छी। पेशेंट के लिए हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल सबके सोच के चलना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और कुछ गाइड करना चाहे, मैं ऐसा बात नहीं किया हो, आप मैम बताना चाह रहे हो? नहीं मैं पेरेंट्स हूँ तो पेरेंट्स को ही सजेशन देना चाहूँगी कि अपने बच्चे को आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए, पॉजिटिव वे में। बच्चे से गलती हो जाए उसको नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चे को भी मोटिवेशन देता है कि मैंने गलती की लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया। तो ये बच्चे को आगे की गलती रोकने में हेल्प करती है, मदद करती है। कि उसके बाद समझाओ आगे से गलती मत करो, बिल्कुल। ये हो गया तुमसे कोई बात क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा सपोर्ट एक बच्चे को कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी। ठीक, थैंक यू, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू।